पटना की सरजमी पर 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच कला के इतिहास में एक ऐसी अद्भुत क्रांति हुई जिसने राजा महाराजाओं के महलों को छोड़कर आम जनता की जिंदगी को अपना कैनवास बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात पटना कलम या कंपनी शैली की। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। मुगल काल में जो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उसे औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद गहरा धक्का लगा। औरंगजेब की ललित कलाओं के प्रति उदासीनता और कला पर रोक लगाने के कारण शाही मुसव्विर और चिटेरे जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली से पलायन करने को मजबूर हो गए। कलाकारों का एक दल बंगाल के समृद्ध व्यापारिक केंद्र मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां नवाब मीर जाफर उन्हें गंगा नदी के तट पर बालूचक नामक स्थान पर बसाया और संरक्षण दिया। लेकिन इतिहास ने करवट ली और 1757 के बाद मीरन गद्दी पर बैठा तो कला में उसकी रुचि न होने के कारण कलाकारों से राजकीय संरक्षण छिन गया और फिर एक बार और वो पलायन करने को मजबूर हो गए। उस समय पटना सूती वस्त्र, शक्कर, नील, अफीम और मसालों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां डच, चीनी, पुर्तगाली और अंग्रेज अधिकारी भारी संख्या में व्यापार करने आया करते थे। व्यापार और समृद्धि से आकर्षित होकर लगभग 1706 ईस्वी में कलाकारों का यह दल मुर्शिदाबाद से पटना आ गया और पटना सिटी के मछरहट्टा, लोदी, कटरा चौक, दीवान मोहल्ला जैसे इलाकों में बस गया। पटना कलम की सबसे पहली और बड़ी विशेषता थी बिना राज संरक्षण के विकसित होना। इसे न तो मुगलों का और न ही बंगाल के नवाबों का संरक्षण प्राप्त था। यह एक पूरी तरह से बाजार आधारित और व्यावसायिक कला थी, जिसे स्थानीय रईसों, व्यापारियों और विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा संरक्षण दिया गया था। अंग्रेज अधिकारी इसे यादगार या स्मृति चिन्ह के रूप में इंग्लैंड ले जाने के लिए बनवाया करते थे। इसी तरह से इस कला को तकनीकी रूप से ये जो शैली थी वो पर्शियन, मुगल और ब्रितानी यानी कि यूरोपीय शैली का एक मिश्रण कह सकते हैं, खूबसूरत सा मिश्रण थी। जहां मुगलों के रंग और रेखाएं थी तो ब्रिटिश शैली की प्रकाश और छाया का स्पष्ट प्रभाव देखने को इस कला में मिलता है। जहां मुगल चित्रों में बेहतर नक्काशीदार और कलात्मक हाशिया होते थे, वहीं पटना कलम में बॉर्डर बनाने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई और चित्रों की पृष्ठभूमि को सादा या सफेद छोड़ दिया जाता था, ताकि देखने वाले का ध्यान सीधे मुख्य विषय पर केंद्रित रहे। पूरे भारतीय चित्रकला के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कला महलों या हरम की चारदीवारी से निकलकर सड़क पर आ गई। पटना कलम विशुद्ध रूप से एक जन कला यानी जनता की अभिव्यक्ति थी, जिसके कलाकार भी आम लोग थे और इसके विषय भी आम लोग थे। इसके चित्रों में आपको तत्कालीन समाज का हूबहू यथार्थ चित्रण देखने को मिलेगा, जैसे कि ढोकनी चलाता हुआ लोहार, पतंग बनाता हुआ तिलंग, मछली बेचती महिला, बाल काटता नाई, पानी ले जाता भिस्ती, ठठेरा, संत साधु, मदारी, पाठशाला, मदरसा, शादी ब्याह, हाट बाजार या त्योहारों का जीवंत दृश्य देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का भी अत्यंत बारीक और सजीव चित्रण इस शैली में देखने को मिलता है, जिसे देखकर लगता है कि कलाकार कोई पक्षी विज्ञानी रहा हो। पटना कलम के कलाकारों की जो आत्मनिर्भरता थी वो बहुत अद्भुत थी। वे अपने चित्र बनाने की सामग्री और रंग खुद तैयार करते थे। ब्रश बनाने के लिए वो गिलहरी के दुम के बाल या घोड़े के गर्दन की बाल को पानी में उबालकर नरम करते थे। फिर कबूतर या चील के पंख के जो खोखले डंठल होते थे उसके ऊपर बांध कर घुमा देते थे। इस तरह वो ब्रश तैयार करते थे। कभी कभी तो इतने सूक्ष्म कलाकारी के लिए मात्र एक बाल की स्टेपलिंग वाले ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था। ये कलाकार रसायनों के बजाय पूरी तरह प्राकृतिक रंग पर निर्भर थे। लाल रंग ये गेरू मिट्टी, सीरक या लाह से तैयार करते थे। सफेद रंग सीप को जलाकर या एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिसको उदया सफेद कहते हैं उससे, और काला रंग तेल के दीपक के कालिख, हाथी दांत या जौ को जलाकर बनाते थे। उसी तरह नीला रंग नीले पत्थर लाजवर्द जिसको लैपिस या लाजुली के नाम से जाना जाता है उससे तैयार करते हैं। पीले रंग के लिए एक विशेष अनोखी विधि थी। वो पहले गाय को हल्दी खिलाया जाता था और उसके मूत्र को कई दिनों तक रखकर उसे छानकर बबूल के साथ खरल में पीसा जाता था। उसके अलावा जो हरताल पत्थर को घिसकर भी पीला रंग बनाया जाता था। बॉर्डर या विशेष चित्रों में असली सोने के वरक यानी हल्का सोना और चांदी के तवक को शहद में मिलाकर चमकीले रंग तैयार किए जाते थे।
ये कलाकार हवा में धूल कण होने के कारण बरसात में रंग बनाते थे। सुबह के वक्त रंगों की घुटाई करते थे। गर्मी में केवल रेखांकन कर उस पर बकरी के दूध का स्प्रे करके उसे मतलब सुखा लेते थे और अंततः जाड़ी के दिनों में रंग भरने का काम करते थे। ये चित्र मुख्य रूप से बांस के कागज नेपाल से जिन्हें आयातित किया जाता था उन्हें, और कागजों पर अभ्रक की पारदर्शी परतों और हाथी दांत की पतली पट्टियों पर ये चित्र बनाते थे। अभ्रक के चित्रों का उपयोग जो है वो मुहर्रम के तजिया को सजाने के लिए मतलब किया जाता था, या घरों में लाइटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं हाथी दांत के गोल चित्रों यानी हाथी दांत को काटकर जो गोलाकार संरचना होती थी उस पर बने हुए चित्र का उपयोग अंग्रेज अपने लंबे कोट के बटन या जो ब्रॉच होते थे उसके लिए करते थे। पटना कलम के जो इतिहास में जो सेवक राम है इस शैली के प्रथम प्रमुख कलाकार माना जाता है इन्हें, और इनके अलावा धनलाल, हुलास लाल, जयराम दास, शिवलाल, महादेव लाल, माधव लाल, यमुना प्रसाद जैसे स्थापित कलाकार हुए इस शैली के। इस शैली की कुछ प्रसिद्ध मतलब कृतियों की बात करें तो रागिनी गंधारी जिसे महादेव लाल ने बनाया था, और ये रागिनी तोरी माधव लाल द्वारा निर्मित था। मुस्लिम निकाह ये शिवलाल की कृति थी। बेगमों की शराबखोरी इसे यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित किया गया था। आमतौर पर इतिहास में महिला कलाकारों को जगह नहीं मिलती है, लेकिन पटना कलम शैली में सोना बीबी और दक्षो बीबी जैसी महिला चित्रकारों की जो नाम है वो प्रमुखता से लिया जाता है, जो घर पर रहकर ही इन चित्रों का सृजन करती थी। इस शैली की कुछ कला मर्मज्ञों द्वारा जो फिरका या बाजार शैली के साथ साथ ये पुतमों की चित्र शैली या जो पूचों की चीज शैली भी इसको नाम दिया गया। बाद के वर्षों में राधा मोहन बाबू ने इस कला को संरक्षित करने का भगीरथ प्रयास किया, और 25 जनवरी 1931 का तारीख याद रखिएगा, इस दिन पटना आर्ट स्कूल की स्थापना की, जिसे पटना कलम का पारखी या आचार्य भी कहा जाता है। 1760 ईस्वी में मतलब जो पटना कलम है ये स्वर्णिम सफर मतलब 20वीं सदी के मध्य तक, 1760 से शुरू होकर 20वीं सदी के मध्य तक आते आते ये एकदम से थम सा गया। इसके पतन के कई स्पष्ट कारण थे, जैसे कि चार्ल्स डी आइली द्वारा 1861 में गुलजार बाग में यानी पटना के गुलजार बाग में पहली लिथो प्रेस की स्थापना की गई, जिससे चित्रों के साथ साथ बनी जो हाथ से बनी चित्रों के स्थान पर जो प्रति भी है वो भी साथ में बिकने लग गई। लोग हाथ की पेंटिंग के बजाय सस्ते प्रिंट्स खरीदने लगे, और कैमरा के आने से यथार्थवादी चित्रों की जो व्यावसायिक प्रासंगिकता है वो कम होने लग गई, और अंग्रेज अधिकारी व विदेशी सैलानियों का पटना आगमन भी कम हो गया। ठीक है, कलाकारों ने नई तकनीकों को मतलब अपना नहीं पाए कलाकार, और अपनी मौलिकता खो दिए। वही मतलब दौर था जब राजा रवि वर्मा के लिथो प्रेस चित्र भी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सन 1949 में इस शैली की जो अंतिम स्थापित कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के साथ ही पटना की सरजमी की ये अनूठी विद्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। भले ही ये कला आज जीवित कलाकारों के हाथ में न हो, लेकिन इसका स्वर्णिम अतीत आज भी सुरक्षित है। पटना संग्रहालयों में लगभग 172 चित्र संरक्षित है। जलान संग्रहालय, चैतन्य पुस्तकालय, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना के खजांची रोड के पास जो स्थित है, कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय, और यहाँ तक कि लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में भी आज पटना कलम के कई चित्र बिहार के कला कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहा है। बिहार सरकार ने भी इस छुए अनछुए इतिहास को बिहार की विरासत के तौर पर पटना कलम नामक कॉफी टेबल बुक के रूप में संकलित किया है। यदि आज के समकालीन कलाकार इसके तत्वों को अपनी कला में ढाले तो ये कला इतिहास के पन्नों से निकलकर फिर से जीवित हो सकती है। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और गौरवशाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।